नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र जायसवाल एक बार पुनः उपस्थित हूं आपके समक्ष अपने हिंदी का दूसरा नया वीडियो लेकर के, जो मेरी हिंदी का वर्णमाला है उस पर आधारित है। जिन्होंने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा उसमें मैंने हिंदी का जो विकास क्रम था, क्रमबद्ध तरीके से मैंने उसमें सब कुछ बताया हुआ था कि हिंदी भाषा का विकास कैसे कहाँ से प्रारंभ हुआ, जो संस्कृत से लेकर के आपके अवहट्ट तक आई, और आधुनिक भाषा जो हिंदी कैसे क्रम वाइज एक के बाद एक रूपांतरित होकर के आज आधुनिक युग में हमारी हिंदी भाषा का प्रयोग कैसे हो रहा है, वो सारे तरीके मैंने बताए थे। जो भाषा का जो क्षेत्र था उसको मैंने वर्गीकृत किया हुआ था। जो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन जी थे, उन्होंने हिंदी का जो क्रमिक विकास क्रम या उसकी बोलियां या उसका क्षेत्र, उपभाषा, सब कुछ पिछले वीडियो में मैंने बताया हुआ था। जिन्होंने नहीं देखा है एक बार वो अपना पिछला वीडियो देख लें तो उनका जो पॉइंट्स है वो क्लियर हो जाएंगे कि हिंदी भाषा का जो विकास का क्रम था वो कैसे मैंने बताया हुआ था। और जो नया टॉपिक्स है मेरा, ये वर्णमाला पे आधारित है। ये एक महत्वपूर्ण विषय है वर्णमाला, क्योंकि हमारे हिंदी जगत जो व्याकरण है वो यहीं से प्रारंभ होती है। बच्चे जब प्रारंभ करते हैं पढ़ाई लिखाई या जो भी पढ़ना प्रारंभ करते हैं तो वो हिंदी वर्णमाला से ही प्रारंभ करते हैं। और जो हम लोग लिखित रूप में जो हिंदी वर्णमाला का अध्ययन करते हैं तो हम देखते हैं वहां पर कुल 49 शब्दों का 49 वर्ण है वही पढ़ाए जाते हैं। कुछ वर्ण होते हैं जो उसमें नहीं दिए रहते हैं, हमें बाद में जानकारी प्राप्त होती है कि हाँ ये भी उसमें से वर्ण हैं जिनका प्रयोग किया जाता है। तो आइए हम देखते हैं एक बार विस्तार से कि हिंदी वर्णमाला का आरंभ कहाँ से होता है, किस विशेष में कैसे बनती है वर्णमाला। तो पहला टॉपिक है वर्णमाला। हम वर्ण क्या होता है? भाषा की एक सूक्ष्मतम इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की एक सबसे छोटी इकाई जिसे हम वर्ण कहते हैं। ठीक है, भाषा की सबसे सूक्ष्मतम इकाई जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे हम वर्ण कहते हैं। वर्ण और जो जितने प्रकार के वर्ण होते हैं अगर उनको एक सम्मिलित रूप दे दिया जाए, जितने प्रकार की ध्वनियां हैं, जितने प्रकार के उच्चारण वर्ण हैं, उनको एक सम्मिलित रूप से अगर एकत्र करके हम लिखते हैं क्रम वाइज तो उसी को हम वर्णमाला कहते हैं। हमारी जो वर्णमाला होती है वो दो प्रकार से जानी जाती है। उसमें जो वर्णमाला में है एक तो स्वर वर्ण आते हैं और दूसरा जो है व्यंजन वर्ण आते हैं। स्वर वर्ण क्या होते हैं? जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं बिना किसी वर्ण की सहायता के, जो निष्पक्ष रूप से जिनका उच्चारण एक सरल रूप से किया जाता है, वह ध्वनि जो स्वतंत्र होती है उसे हम स्वर कहते हैं। आइए देखते हैं स्वर जो हमारे हिंदी वर्णमाला में है, जैसे कि छोटा आ है, बड़ा आ है, छोटी ई है, बड़ी ई है, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ। ये क्या है? ये स्वर है, हिंदी वर्णमाला के स्वर है। और हिंदी वर्णमाला के स्वर जो लिखित रूप से है वो हम लोग 11 देखते हैं कि 11 है वर्णमाला में जो स्वर है, उनको हम जानते हैं वो 11 है। और जो उसके बाद में जो क्रम है अन और आह, ये एक अयोगवाह के नाम से जाने जाते हैं हिंदी वर्णमाला में। प्रथम ये जो स्वर है 11 है, देखेंगे अगर उच्चारण की दृष्टि से हम देखते हैं तो ये ऋण इसमें नहीं आता है और ऐसे कि 10 ही आते हैं ये उच्चारण की दृष्टि से। और लेखन के आधार पर देखते हैं तो स्वर और ये जो अयोगवाह है इनको सम्मिलित रूप से लिखित रूप से देखते हैं तो इनकी संख्या 13 आती है। इस प्रकार स्वर जो है मूल रूप से वो 11 होते हैं ये हमारे। ठीक है, जो मुख्य स्वर जो होते हैं वो 11 होते हैं और अयोगवाह अन और अ को मिला करके 13 स्वर निकल करके आते हैं। हम देखेंगे अभी आगे कैसे मैंने जो स्वर्ण है उनको कैसे वर्गीकृत किया हुआ है, किस आधार पर वर्गीकृत किया हुआ है। जो स्वर होते हैं उनमें भी प्रकार होते हैं स्वर्ण के, जैसे मूल स्वर हो गए, ह्रस्व स्वर हो गए, या लुप्त स्वर हो गए, या संयुक्त स्वर हो गए। हम देखते हैं क्रमानुसार। उससे पहले हम जानते हैं पूरी वर्णमाला को जो स्वर और व्यंजन होते हैं किस प्रकार से किस वर्ग में उनको वर्गीकृत किया हुआ है। तो जो आ से लेकर के औ और अन आह तक होते हैं ये स्वर कहलाते हैं हमारे। इनको अयोगवाह इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ना तो स्वर होते हैं और ना व्यंजन होते हैं। इनकी संख्या 2 होती है प्राय अन, जिसे अनुस्वार, और अह जो होता है इसे हम विसर्ग कहते हैं। व्यंजन की संख्या 33 होती है, 33। का से लेकर के हा तक जो व्यंजन होते हैं उनको का वर्ग से प्रारंभ करते हैं और कहां तक आते हैं? ये हा तक आते हैं। ये इनकी जो संख्या है वो 33 होती है। इनको
प्रथम जो चरण है, जो क्रम है का उसे का वर्ग के नाम से जाना जाता है, और जो दूसरा चा वर्ग है, चा छा जा झा इया, उसे चा वर्ग के नाम से जाना जाता है। जो टा वर्ग है, इसे टा वर्ग के नाम से जाना जाता है, टा ठा डा डा अड़ा, और इसे कठोर व्यंजन भी कहते हैं इस लाइन को। तीसरा चौथा जो आता है ता वर्ग, त्रा से एड़ी जो आती है, ता से प्रारंभ होकर के ना तक आती है, ता थ ड ध न, ठीक है। उसके बाद प वर्ग जो प्रारंभ होता है, प फ ब भ म, ये हो गए आपके जो व्यंजन है, जो वर्ग वाले हैं, इनको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ये जो है व्यंजन स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 25 है। यहां से प्रारंभ करते हैं, अगर हम यहां तक काउंट करेंगे तो देखेंगे इनकी संख्या जो निकल करके आएगी 25 निकल करके आती है। 5-5 की श्रेणी है, 5 5 25, तो ये 25 आपकी श्रेणी स्पर्श व्यंजन के नाम से जाना जाता है। और ये जो टा वर्ग की श्रेणी है, इसे हम कठोर व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। और इसी में जो उच्छिष्ट व्यंजन इसी श्रेणी में आते हैं, ढ और हा, ठीक है। ल और हा जो होता है, जिसमें ये लगा होता है बिंदु के रूप में, इसको हम उच्छिष्ट व्यंजन के रूप से ले जाते हैं। ये वर्णमाला जो हम लोग बेसिक क्लास में पढ़ते हैं या कक्षा छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं, जिनको जो वर्णमाला बच्चों को सिखाई जाती है, उसमें ये कहीं आपको दिखेगा नहीं वर्णमाला में, लेकिन ये भी उच्छिष्ट व्यंजन होते हैं आपके। और उसके बाद में ये जो श्रेणी आती है या र ल व, इसे हम अंतस्थ व्यंजन के रूप में जानते हैं, और इनकी संख्या होती है 4। इसे हम अर्ध स्वर के नाम से भी जानते हैं। हिंदी वर्णमाला में ये जो श्रेणी है या र ल और व की, इसे हम अंतस्थ व्यंजन के रूप में भी जानते हैं, और इनकी संख्या 4 होती है, इसलिए इन्हें हम अर्ध स्वर भी कहते हैं, क्योंकि इनके उच्चारण में कहीं ना कहीं स्वर का सम्मिलित रूप नजर आता है, इस वजह से इसको हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। और ये जो सा की श्रेणी है, स श स और हा की, इसे हम ऊष्म व्यंजन के रूप में जाने जाते हैं, क्योंकि इनके उच्चारण से कहीं ना कहीं हमारे अंदर से जो फ्रैक्शन होता है, एक ऊर्जा का संचार, मतलब कि जो गले से हमारी आवाज निकलती है, तो लग रहा है ऊष्मा का संचार हो रहा है। घर्षण के साथ में गर्म हवा का बाहर के रूप में जो आता है, उच्चारण के रूप में गर्म हवा का प्रयोग होता है कहीं ना कहीं से, तो इस वजह से हम इसको ऊष्म व्यंजन या ऊष्म व्यंजन के नाम से जानते हैं, ठीक है। और ये जो ये श्रेणी है आपकी छ त्र या स्व की, इसे हम संयुक्त व्यंजन के नाम से जानते हैं। इस श्रेणी को संयुक्त व्यंजन के नाम से क्यों जानते हैं? क्योंकि ये जो छ त्र ज्ञ है और स्व है, ये कहीं ना कहीं जो ये व्यंजन है, इनके व्यंजन के मेल से ही ये बने हुए हैं, इसलिए इन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जब हम व्यंजन की आपकी व्यंजन को जब पढ़ाएंगे, क्रम रूप से आपको वर्गीकृत करेंगे और विस्तार रूप से, तो उसमें बताएंगे कि ये जो कैसे इसमें संयुक्त व्यंजन क्यों कहा गया है, इनको ऊष्म क्यों कहा गया है, इनको अंतस्थ क्यों कहा गया है। तो अभी जो मेरा पहला ये सेशन, जो पहला हिंदी वर्णमाला का जो मेरा पहला वीडियो है, ये वर्णमाला पे आधारित है। और वर्णमाला में जो पहला इसका तथ्य है स्वर और व्यंजन, जो स्वर यहाँ पे है पहला, और दूसरा जो व्यंजन है, स्वर और व्यंजन के पूरे व्यवस्थित क्रम के समूह को हम वर्णमाला के नाम से जानते हैं। तो हम आज की वीडियो में जो जिसका वर्गीकरण कर रहे हैं वो है आपका स्वर। हम स्वर को प्रारंभ कर रहे हैं। जो स्वर का वर्गीकरण है, स्वर एक जो उच्चारण का जो माध्यम है, कहीं किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं पड़ती है। जैसे आ से शुरू होकर के लेकर के आपकी ज्ञा तक आता है, स्वर तक आता है, जो भी वर्णमाला है, उसमें इन व्यंजनों का कहीं प्रयोग नहीं होता है स्वर्ण में, ठीक है। जो वर्ण में है, स्वर में है, ये स्वतंत्र होते हैं, किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है इसमें, और ये स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, इसलिए इन्हें स्वर कहते हैं। स्वर को, स्वर वर्ण जो है, इनका वर्गीकरण किस आधार पे है, दिखाया हुआ है, इसमें मैंने बताया हुआ है कैसे होता है। जो स्वर वर्ण का वर्गीकरण के आधार से हमने 6 भागों में डिवाइड किया हुआ है, 6 भागों में बताया हुआ है। जो पहला इनके वर्गीकरण का माध्यम है, वो मैंने मात्रा और उच्चारण के आधार पर बताया हुआ है स्वर वर्ण का वर्गीकरण। और दूसरा जो बताया हुआ है वो जीभ के आधार पर बताया हुआ है कि जीभ का प्रयोग कहाँ पे होता है। देखिए, बेसिकली जब हम किसी भी उच्चारण में किसी शब्द या वर्ण के उच्चारण में ध्वनि का प्रयोग करते हैं, तो हम आवाज कहां से निकालते हैं भाई? कंठ से लेकर के शुरू होकर के हमारे मुख जो ओठ तक है, और जो नाक का प्रयोग होता है, बस इन्हीं अंगों का प्रयोग होता है। तो इन्हीं अंगों के प्रयोग के आधार पर इनको वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। तो पहला उसमें मात्रा या उच्चारण के आधार पर है। मात्राएं सभी जानते होंगे कि जो इनकी मात्राएं होती है, छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा बड़ा, उ रे ए ओ औ, ये जो इनकी मात्राएं होती है उन मात्राओं से तो सभी अवगत होंगे। और ये जो उच्चारण है, इनके उच्चारण स्थान है, उन्हें कैसे वर्गीकृत किया गया है उन्हें भी बताता हूं। ये तीसरा जो चरण है, मुख द्वार के खुलने के आधार पर, जब हम किसी वर्ण या स्वर का उच्चारण करते हैं तो हमारा मुख
कुछ आकृति लेता है, खुलता है, आधा खुलता है, बंद होता है, तो उसी के आधार पर, उसी के उच्चारण के आधार पर, मुख द्वार खुलने के आधार पर बताया गया है। होठों की स्थिति, जो हमारा अग्रिम भाग है होंठ, ये मूवमेंट करते हैं किसी भी वर्ण के उच्चारण में, इसलिए उनको होठों के आधार की स्थिति के आधार पर भी वर्गीकृत किया गया है। और नाक व मुंह से वायु, भाई किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो हमारे अंदर से जो ऊष्मा निकलती है, वायु निकलती है, उसके आधार पर भी किया गया है। कहीं पे कम ऊष्मा आवाज लगानी पड़ती, मतलब कि ध्वनि जो एनर्जी है, किसी शब्द को बोलने में आराम से बोल देते हैं और किसी वर्ड को हम बोलने में ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है। तो जो वायु का जो निकलने का है, जिसमें हम ज्यादा लगाते हैं, वहां पे देखते हैं कहीं फर्क नजर आता है वायु के निकलने में या फिर उसके कंपन में। तो उसके आधार पर भी जो इन्होंने वर्गीकृत किया है, वायु व मुंह से, नाक व मुंह से वायु निकलने के आधार पर। और जो ये है घोषत्व, घोषत्व मतलब कि जो उच्चारण में जो कंपन उत्पन्न होता है, उसे हम घोषत्व के आधार पर भी वर्गीकृत करते हैं। तो आइए देखते हैं पहला मतलब जो है उच्चारण। मात्राएं तो सब, मात्राओं से तो सभी अवगत हैं, जिनकी मात्राएं छोटा छोटी बड़ी सबको पता होगा, लेकिन जो उच्चारण के आधार पर है, उनको 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। जो वर्णमाला है, आपकी वर्णमाला के जो मूल स्वर है, मूल स्वर कौन कौन से होते हैं आपके, आइए देखते हैं। जो उच्चारण के आधार पर है, को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। ह्रस्व स्वर, जिसको हम मूल स्वर के नाम से भी जानते हैं, दूसरा दीर्घ स्वर, तीसरा लुप्त स्वर। जो ह्रस्व स्वर होते हैं, इन्हीं को ही हम मूल स्वर कहते हैं। तो मूल स्वर जो होते हैं वर्णमाला में, आइए हम देखते हैं कि जो मूल स्वर है, ये जो छोटा आ है और छोटी ई है, छोटा ऊ है और ऋ है, ये आपके क्या है, ये मूल स्वर है। इन्हें ही ह्रस्व स्वर के नाम से जाना जाता है। देखिएगा, छोटा आ है, छोटी ई है, छोटा ऊ है, ये आपके हो गए ह्रस्व स्वर। इसे हम मूल स्वर के नाम से भी जानते हैं, इन्हें हम मूल स्वर के नाम से भी जानते हैं। और दीर्घ स्वर कौन से होते हैं, जो ह्रस्व स्वर के बाद में जो स्वर बच रहे हैं, ये जो दीर्घ स्वर होते हैं, इनके संयोग से बनते हैं, इसलिए इन्हें दीर्घ स्वर के नाम से जाना जाता है। जो मूल स्वर के संयोग से बने होते हैं, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। देखिएगा, इसके बाद में कौन कौन से स्वर बच रहे हैं, उन्हें ही हम दीर्घ स्वर के नाम से जानते हैं। एक तो बड़ा आ हो गई, आपकी बड़ी ई हो गई, और बड़ा ऊ हो गया, ए है, अ है, ओ है, औ है। ये जो बने हुए हैं, इन्हें हम दीर्घ स्वर के नाम से जानते हैं। और जो लुप्त स्वर है, लुप्त स्वर वे होते हैं जिनके उच्चारण में कई गुना ध्वनि का प्रयोग करना पड़ता है, मतलब कि लॉन्ग टाइम के लिए बोलते हैं, उच्चारण करते हैं, एक ऊष्मा निकलती है, जो अधिकतम समय तक का लिए प्रयोग किया जाता है, मतलब कि उच्चारण में एक समय अवधि लगती है, ज्यादा समय लगता है, उसे हम लुप्त स्वर के नाम से जानते हैं। जैसे कि ओम, ओम बोलते हैं, तो उसमें क्या लगता है, एक लॉन्ग टाइम के लिए बोलते हैं, ज्यादा समय लग रहा है, और इसको हम प्रदर्शित करते हैं। देखते हैं कि जो लुप्त स्वर होते हैं, उनमें हम जो सिंबल है उसका यूज करते हैं। देखिएगा, 3, ये 3 का प्रयोग जो है, इसे हम 3 ऐसे जानते हैं, लेकिन इसका जो सिंबल से ओम लिखते हैं हम, ये जो मध्यम है, ये जो स्वर है, इसे हम लुप्त स्वर के नाम से जानते हैं। इसका चिन्ह जो होता है 3 होता है, इसे राम लिखते हैं हम। ठीक है, ये क्या है, इसमें जो वर्ड यूज हुआ है, इसे ही हम लुप्त स्वर के नाम से जानते हैं। इसमें अन्य वर्णों के उच्चारण के अपेक्ष इसमें कई गुना समय लगता है, उसके 3 गुना समय लगता है, इसलिए इसे लुप्त स्वर के नाम से जानते हैं। और इसमें जो एक अलग होता है संयुक्त स्वर। जो संयुक्त स्वर होते हैं, जो मूल स्वरों या फिर अन्य स्वरों की सहायता से बनाए जाते हैं, उन्हें हम संयुक्त स्वर के नाम से भी जानते हैं। अभी एक हम श्रेणी वर्णमाला का जो एक क्रमबद्ध तरीका है और जिसमें मैंने वर्गीकृत किया हुआ है, वो मैं दिखाऊंगा। भी एक चार्ट है, चार्ट के माध्यम से आपको ये सारी चीजें दिख जाएगी, कहाँ पे क्या है, कैसे है। क्योंकि अभी ये बेसिक टर्म है वर्णमाला का, इस वजह से मैंने बहुत सारी चीजें संक्षेप में नहीं बताई हुई है। आपको
थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ में आए, इसलिए मैंने ये वर्णमाला को जो स्टार्ट किया हुआ है। और उसके जो स्वर के हैं, जो बेसिक स्टेप्स हैं, जो परीक्षा में प्रश्न उठते हैं जहां से, इसलिए केवल उन्हीं छोटे छोटे प्रश्नों को मैंने बताया हुआ है। हालांकि कवर बहुत कुछ है इसमें, मैंने बहुत कुछ बताया हुआ है, लेकिन इतना डिटेल में नहीं बताया हुआ है जो आपको समझ में आए। ऐसे बेसिक टर्म्स हैं, जैसे उच्चारण के आधार पर ह्रस्व स्वर है, दीर्घ स्वर है, लुप्त स्वर है। ह्रस्व स्वर मूल स्वर के नाम से भी जानते हैं, छोटा, छोटी ई, छोटा ओ, ऋण, ठीक है। जो दीर्घ स्वर है, दीर्घ स्वर जो होते हैं मूल स्वर या जो छोटे अन्य स्वर होते हैं उनकी सहायता से जो बने होते हैं उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। एक बार दीर्घ स्वर को भी हम देख लेते हैं इस वीडियो में कि दीर्घ स्वर किन्हें कहते हैं। छोटा के बाद में आता है आपका बड़ा आ आता है, छोटी ई, बड़ी ई आ गया आपका, छोटा ओ के बाद में आ गया बड़ा ऊ आ गया, ए आ गया, ऐ आ गया, ओ आ गया, औ आ गया। ये क्या है? ये दीर्घ स्वर है, इनको हम दीर्घ स्वर के नाम से जानते हैं। लुप्त स्वर मैंने बता दिया, जिसमें तीन का प्रयोग, सिंबल जो चिन्ह होता है तीन का, जिसमें जिन शब्दों के या वर्णों के उच्चारण में तीन जैसे ये है इसका प्रयोग होता है, उन्हें हम लुप्त स्वर के नाम से जानते हैं। दूसरा जो हमारा हो गया जीभ के प्रयोग के आधार पर। जीभ के प्रयोग के आधार पर देखिए कितने भागों में विभाजित किया गया है। जो जीभ का आधार है वो अग्र है, जब जीभ का जो भाग होगा वो अग्र भाग होगा, मध्य भाग होगा और पश्च भाग होगा। भाई कोई चीज प्रारंभ हो रही है तो उसका अग्र भाग, जो बीच का है वो मध्य भाग, जो अंतिम है उसे पश्च भाग, ठीक है। अग्र भाग जो है, जो जीभ का जो उच्चारण किसी वर्ण के उच्चारण या स्वर या वर्ण जो है स्वर वर्ण है, स्वर वर्ण के उच्चारण में जीभ के अग्रिम भाग का जहां पर प्रयोग होता है उन्हें हम अग्र स्वर के नाम से जानते हैं। जैसे छोटी ई, छोटी ई, बड़ी ए, ऐ, इसमें क्या है? जीभ के अग्र भाग का प्रयोग हो रहा है, इसलिए इन्हें हम अग्र स्वर के नाम से जानते हैं। और मध्य स्वर अ, देखते हैं कि जो जीभ का मध्य भाग है उसी का प्रयोग हो रहा है, इस वजह से इसको हम मध्य स्वर के नाम से जानते हैं। और पश्च स्वर, जिनके उच्चारण में जीभ के पश्च भाग का, पिछले भाग का प्रयोग हो रहा है, उसे हम पश्च स्वर के नाम से जानते हैं। जैसे कि बड़ा आ, जीभ के पिछला भाग जो है तालु से कहीं ना कहीं संपर्क में आ रहा होता है हल्का सा, और एक ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ रही होती है। आ, देखिएगा बड़ा आ है, फिर उ, जीभ के पश्च भाग का प्रयोग हो रहा है, उ हो गया, उ, बड़ा उ हो गया ये आपका ओ, ठीक है, ओ, औ। ये कहीं ना कहीं आप प्रैक्टिकली इन्वॉल्व होकर देखेंगे, आप बोलने का उच्चारण करने का कोशिश करेंगे और अपने आप को महसूस करने की प्रैक्टिकली इन्वॉल्व होने की कोशिश करेंगे, तो आपको महसूस होगा कि हाँ, कि हमारे जीभ के पश्च भाग का प्रयोग हो रहा है किन वर्णों के स्वर वर्णों के उच्चारण में, और किस स्वर वर्ण के उच्चारण में अग्र भाग का प्रयोग हो रहा है या मध्य भाग का प्रयोग हो रहा है। तो वो हो गया जीभ के आधार पर कैसे वर्गीकृत किया गया हुआ है वर्णमाला के स्वर वर्ण है उनको। तो तीसरा जो है मुख द्वार खुलने के आधार पर, किसी वर्ण स्वर का उच्चारण करते हैं तो देखते हैं हमारा मुख का है वो कैसे खुलता है। कुछ एक तो विवृत हो गया, अर्ध विवृत, अर्ध संवृत और संवृत। विवृत का मतलब होता है खुला, ठीक है, खुलने के आधार पर विवृत। गोलाकार मुंह खुला, अर्ध गोलाकार खुला, उसी के आधार पर है, जैसे पूरा खुलता है। आ बोला तुम्हारा पूरा मुंह खुल रहा है ना, उसी के आधार पर है विवृत, ठीक है। इसे बड़ा आ रहा है, आए आए आए, ठीक है, आए देख रहे हैं तो यहाँ पे क्या हमारा पूरा मुंह खुल रहा है ना, आए। तीसरा है आओ। हम देखते हैं मुख का आकार, देखते हैं जब उच्चारण कर रहे होते हैं और ओठों का जो हमारा प्रयोग करने का आधार है, उसके आधार पर हमारा जो मुख का आकृति है वो कौन सा धारण कर रहा है, ये उसके आधार पर है। इस वजह से जो विवृत स्वर है आपके, ठीक है, पूरा मुख खुलता है, इसलिए आ, ए, औ, ठीक है। इसी प्रकार से जिनमें आधा खुलता है, आधा किसमें खुलेगा भाई, ये जो आपके क्या है दीर्घ स्वर में है ये आपके, तो जो इनके जो छोटे होंगे भाई उनके में आधा प्रयोग हो रहा होगा। बड़ा आगा हो गया तो इसका बड़ा का, छोटा ऐ है तो ऐ की जगह पे ए, औ की जगह पे ओ, ठीक है। ये हो गए अर्ध विवृत स्वर, अर्ध मुख खुल रहा है, ठीक है। ये खुलने के आधार पर है विवृत, अर्ध विवृत खुलने के आधार पर है, ध्यान दीजिएगा। जो मुख द्वार खुलने के आधार पर है विवृत और अर्ध विवृत है, और मुख द्वार बंद होने के आधार पर जो है, मुख द्वार बंद होने के आधार पर और खुलने के आधार पर।
खुलेगा भी तो पूरा खुल रहा है, आधा खुल रहा है, बंद हो रहा है तो आधा बंद हो रहा है, या लगभग पूरा बंद ही हो रहा है। ठीक है, तो क्या हो गया, पहला विवृत, अर्धविवृत, संवृत मतलब बंद हो रहा है, और संवृत मतलब कि आधा बंद हो रहा है, और संवृत क्या है, पूरा बंद हो रहा है। देखिएगा आधा बंद होने के छोटी ई, मतलब कि जो छोटी है उसको हम उच्चारण करते हैं ई, ई। देखते हैं क्या है, हमारा आधा मुख बंद हो रहा है, ई, आधा मुख बंद हो रहा है ना। ठीक है, उसी प्रकार से ऊ, ठीक है, आधा बंद हो रहा है। अब देखिएगा पूरा कैसे बंद हो रहा है, ई बोल रहे हैं तो हमारा लगभग पूरा का पूरा बंद करना पड़ रहा है, और उसके बाद में ऊ, लगभग छोटा सा आकार का ऊ, क्या एकदम बंद हो गया, बस वायु निकल रही है मुख से। अनुभव होता है उच्चारण करने के आधार पर, जब देखेंगे हम महसूस करेंगे, ऊ, हमारा मुख पूरा बंद हो रहा है, वायु के निकल रही है और ध्वनि निकल रही है, वाइब्रेशन के साथ कंपन होकर के निकल रही है, इसलिए इसको क्या वर्गीकृत किया गया, संवृत के आधार पर लगभग बंद ही हो रहा है। ये हो गया आपके मुख द्वार खुलने और बंद होने के आधार पर। चौथा जो आता है होठों की स्थिति के आधार पर। होठों की स्थिति कैसे होगी भाई, हम उच्चारण करेंगे, कुछ तो आधा खुलेगा, बंद होगा। भाई मुख है, जो होठ है, होठों में जो उच्चारण करेंगे या तो खुलेगा या तो बंद होगा, जो भी मूवमेंट होगा उसके मूवमेंट के आधार पर हम देखते हैं कि अवृत्तमुखी और वृत्तमुखी। अवृत्तमुखी का तात्पर्य यह है कि वृत्त का आकार नहीं लेता है, और जो वृत्तमुखी है वो वृत्तनुमा हो जाता है, मतलब कि गोलाकार हो जाता है। इस वजह से अवृत्तमुखी जो है अ ई ए ऐ, ठीक है, ये अवृत्तमुखी उच्चारण कर रहे हैं, देख रहे हैं कहीं ना कहीं उसका जो आकृत है वो कैसे जा रहा है। और वृत्तमुखी है ऊ, ऊ बोल रहे हैं, हमारा जो मुख है वो कहीं ना कहीं गोल हो जा रहा है, ऊ। ठीक है, इसके क्या है, छोटा ऊ जो हो गया, ऊ। बड़ा ऊ को बोल रहे वैसे उच्चारण है, बस ज्यादा ध्वनि का प्रयोग कर रहे हैं, ज्यादा तका लगानी पड़ रही है। ऊ, आकार वही है, और जो उच्चारण का माध्यम है एनर्जी ज्यादा लगानी पड़ रही है, वायु को जो बाहर निकलने का है वो थोड़ा ज्यादा लग रहा है, फ्रैक्शन थोड़ी ये है, इस वजह से क्या है, ये बड़ा ऊ भी वृत्तमुखी आकार ले रहा है। ओ, मुख क्या बना है, गोलनुमा है ना। ठीक है, मुख का जो आकार है होठों का बोलने का गोलनुमा हो जाता है, इस वजह से ओ। इसका आगे का ठीक है, ये क्या हो गए, होठों की स्थिति के आधार पर जो वर्ण स्वर है उनका ये वर्गीकरण हो गया, अवृत्तमुखी और वृत्तमुखी। पांचवा जो आता है आपका, नाक व मुंह से वायु निकलने के आधार पर। भाई हम किसी वर्ण स्वर का उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख से भी वायु निकलती है, और कहीं ना कहीं से कंपन होकर के नाक से भी हल्की वायु निकलती है। उन वर्णों के जो वर्गीकरण किया गया है, उन्हीं के वर्गीकरण को नाक व मुंह से वायु निकलने के आधार पर कहा गया है। तो उसमें क्या हो गया, मौखिक स्वर। ठीक है, नाक व मुंह से निकलने के आधार पर मौखिक स्वर, निरानासिक स्वर, वायु केवल मुंह से। ठीक है, ये मौखिक स्वर को क्या कहते हैं, निरानासिक भी कहते हैं, या वायु केवल मुंह से निकलती है उन्हें मौखिक स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में केवल मुख से ही वायु निकलती है उन्हें ही हम मौखिक स्वर, निरानासिक स्वर, या फिर वायु के मुंह केवल मुंह से निकलने के आधार पर है। ये इसमें क्या है, नाक का प्रयोग नहीं हो रहा है ना, नाक में कोई कंपन हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। ई, वायु में जो उच्चारण है वायु नाक से तो निकल नहीं रही, केवल मुख से ही निकल रही है, इसलिए ये मुख के आधार पर, केवल वायु के मुख से निकलने के आधार पर हो गया। मौखिक स्वर है, इनकी संख्या 3 ही होती है, ये छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई। ये हो गए आपके मौखिक स्वर जो नाक से मुंह से वायु के निकलने के आधार पर हो गया। और जो अनुनासिक स्वर है जिसमें चियान की बिंदी जो हम बोलते हैं बोलते हैं, तो देखते हैं यहाँ पे कंपन हो रहा है, नाक में कहीं ना कहीं कंपन होकर के एक हल्की गुदगुदाहट सी महसूस होती है। उन वर्णों को चल के छोटी ई, बड़ी ई, जब चांद की बिंदी ऊपर से लगती है नाक में कंपन महसूस होता है और एक हल्की गुदगुदाहट सी महसूस होती है, उन्हें हम अनुनासिक स्वर कहते हैं। ठीक है, अब अगला चरण क्या है, घोषत्व के आधार पर। पहले हम समझते हैं कि घोषत्व जो है वो क्या होता है। घोषत्व को देखिएगा,
स्वर तंत्रियों में श्वास का कंपन, मतलब कि जिन वर्ण स्वरों का उच्चारण कर रहे होते हैं, हमारे उच्चारण के माध्यम में जो स्वर है उनके उच्चारण में जो कंपन उत्पन्न होता है उसी के आधार पर होता है। और जितने जो स्वर हैं उन्हें घोषित के आधार पर सघोस्वर ही कहा गया है। देखते हैं उसमें जो घोषित के आधार पर जितने भी स्वर है वो सघोषी है, ठीक है। अब अगला चरण आता है भाई, पहले ये तो हो गया उच्चारण के आधार पर, जो हमने स्वर का वर्गीकरण किया वो उच्चारण के आधार पर हमारे मुख से लेकर के गले तक कहां पे प्रयोग हो रहा था, कौन सा पार्ट प्रयोग हो रहा है, वो कैसे उच्चारण, जैसे उच्चारण मुख का होंठ का प्रयोग, मूवमेंट क्या हुआ, आकार क्या ले रहा है, जीभ का कौन सा भाग प्रयोग हो रहा है, अग्र हो रहा है, पश्च हो रहा है या मध्य हो रहा है, कंठ का, और जो नाक से वायु निकलने के आधार पर है। ये हो गया वर्गीकरण, इनके विशेष क्रम में मात्रा, जीभ या मुख के आधार पर, होंठ के आधार पर, नाक घोषित के आधार पर, ये हो गया आपका उच्चारण। और अगला क्या है, इन्हीं स्वर वर्णों का जो वर्गीकरण है वो अगला स्वर वर्ण के उच्चारण स्थान से भी लगता है। भाई हमारे जो गला है, जो मुख से प्रारंभ हो करके गले तक जाता है, उसमें दांत भी आता है, तालु भी आता है, कंठ भी आता है। तो ये जो चरण है इनके आधार पर भी स्वर वर्णों को वर्गीकृत किया गया है। इन स्वर वर्ण भाई 11 ही स्वर है आपके, स्वर जो है वो 11 ही है आपके मूल रूप से, तो उनको वर्गीकृत कैसे किया गया है भाई। जो छोटा अ और बड़ा आ है, अ आ, उनको क्या है, कंठ, कंठाई कहते हैं, कंठ के प्रयोग से बोले जाते हैं अ आ। देखते हैं कि जो हमारे कंठ का जो बीच वाला भाग है, जहां पे जीवा खत्म हो रही है, एकदम तालु से पिछले गले से लग रही है, वहां से इसका उच्चारण हो रहा है। इस वजह से इन्हों क्या कहते हैं, कंठक भी कहते हैं। अ और आ है वो कंठय या कंठ स्वर कहते हैं, जो ई ई, ठीक है। ये क्या है, तालव्य है, तालु का प्रयोग हो रहा है, ई ई। जो जुबान है, जो जीभ है, वो गोलाकार होकर के हल्की सी जो तालव्य है उसमें उसी से वायु निकल रही होती है, महसूस हो रही होती है, इसलिए इसको तालव्य के नाम से भी कहा गया है ना। तालु के उच्चारण स्थान जो है वो तालु है, इसलिए ना तालव्य की श्रेणी में रखा गया है। उ और उ ओष्ठ है, उ है और उ है, हम कहां से देख रहे हैं, कहां से ले भाई, अगर हम होठों को देखें ऐसे पकड़ ले, कहां बोल पाएंगे, ऊ का जो उच्चारण है वो नहीं होता है। अगर ये होठों का मूवमेंट और इनका आकार ना बदला जाए तो ऊ का हम उच्चारण नहीं कर सकते हैं। इसलिए जो ऊ और ऊ है इसे होस्ट की श्रेणी में रखा गया, होस्ट की श्रेणी में रखा गया, होस्टे की श्रेणी में रखा गया है, इसलिए इसे होस्टे श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। ऊ और ऊ को उच्चारण स्थान के आधार पर इसे ऊ की श्रेणी में, ओष्ठ्य की श्रेणी में रखा गया है। जो री है, ऋषि जैसे री पर ऋषि होता है, उसे हम मूर्धा की श्रेणी में, री मतलब कि जो मूर्धा, दांत के जो पिछले का भाग है और जुबान का जो अग्रिम भाग है, री जो फ्रैक्शन कर रहा है, जैसे मूवमेंट करती मानी जुबान जो ऐसे खुलती हुई तालु के ऊपर के भाग को टकराते हुए ही फ्रैक्शन आती है और उसमें कंपन करती है। इस वजह से इसे मूर्धा के उसमें रखा गया है और इसे हम मूर्धा श्रेणी से वर्ग करते हैं, मूर्धा श्रेणी का स्वर है, ठीक है। ए और ए है, ए और ए जो है कंठ तालव्य, भाई कंठ का भी प्रयोग हो रहा है और तालु का भी प्रयोग हो रहा है। ए मतलब कंठ तो आ ही रहा है, ए, और तालु का भी कहीं ना कहीं कुछ प्रयोग हो रहा है, इस वजह से इन्हें कंठ तालव्य भी कहा गया है। ए और ए हो गया। और इसी प्रकार से ओ और अ है, कंठोष्ठ्य भी कहा गया है। कंठोष्ठ्य क्यों कहा गया है, क्योंकि ओ और अ है कहीं ना कहीं से कंठ का तो प्रयोग हो ही रहा है उच्चारण में, जैसे आ बोलते हैं ना, तो पूरा कंठ का प्रयोग हो रहा होता है। इससे अब ओ का बनेंगे, बनता कैसे, अच्छा ये जो बनते हैं ना श्रेणी, इसको कैसे बनेगा, ये आपका जो ओ है ना कहीं ऊ का उच्चारण होगा, कहीं ना कहीं ऊ का उच्चारण होगा और आ का उच्चारण होगा, उसी के सम्मिलित रूप से बनेगा। तो ऊ को हम कहां पे देख रहे हैं, जो होष्ठ है, होठ का प्रयोग हो रहा है। भाई ये जो स्वर है, जो दीर्घ स्वर हैं, जिनके प्रयोग से बने हुए हैं, उन्हीं के आधार पर उनका प्रयोग हो रहा होगा उस स्थान का, और ये जिस स्थान के मूल रूप से कहा गया है जिस स्थान के रूप में, उसका भी प्रयोग हो रहा है। समझने की कोशिश करिएगा। ऊ और ओ क्या है, ऊ का प्रयोग जब हम आ का प्रयोग करते, जैसे आ है पूरा कंठ का प्रयोग हो रहा है। ऊ का प्रयोग कहां से हो रहा है, ऊ का प्रयोग कहां से हो रहा है, होष्ठ से हो रहा है, ठीक है, होठ से हो रहा है। आ का प्रयोग कंठ से, ऊ का प्रयोग होष्ठ से, तो ओ का प्रयोग कहां से होगा, कंठोष्ठ्य,
सम्मिलित रूप से बना हुआ है, इस तथ्य को समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि इन्हीं के आधार पर आपको पूरी जो वर्ण है, जो स्वर है, जो स्वर वर्ण है, वो पूरे समझ में आएंगे कि उनका उच्चारण स्थान कहां से, कहीं ना कहीं एक दूसरे से संपर्क। जो मूल स्वर है, मूल स्वर को समझने की कोशिश करिएगा कि इनका जो उच्चारण स्थान है, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ओ, री है, छोटा आ कंठ से है, इसका भी देखिएगा कहां से प्रयोग हो रही है, तालव्य से है, और ऊ से है, जो ऊ है वो होष्ठय से हो रही है, और री है वो मूर्धा से हो रही है। तो ये जो 3 श्रेणियां हैं आपकी, इन्हीं के सम्मिलित रूप से ही ये जो आपके दीर्घ स्वर आ रहे हैं, इन्हीं के प्रयोग से ही बोले जा रहे होंगे। इस वजह से मूल स्वर को समझना बहुत जरूरी है। जब मूल स्वर समझ जाएंगे तो अपने आप दीर्घ स्वर भी समझ जाएंगे। ये रही हमारे स्वर्ण पे आधारित, स्वर्ण वर्णमाला पे आधारित एक छोटी सी वीडियो, जो छोटा सा क्लास है। इसमें कई चीजें छूटी हुई है, वीडियो देखूंगा समझ में आएगा, वो आपको मैं अगले वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा, जिसमें मैं अगले वीडियो में जो बताऊंगा वो पूरी व्यंजन पे आधारित होगी, क्योंकि मैंने इसमें तो आपको स्वर्ण समझाया हुआ है। भाई स्वर्ण की जो श्रेणियां है उसको किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है, और उच्चारण के स्थान के आधार पर वर्गीकरण। ठीक है, ये हो गया आपका स्वर्ण वर्णों का उच्चारण और उनके स्थान और उनका वर्गीकरण। और जो अगली वीडियो होगी वर्णमाला, वो वर्णमाला में जो व्यंजन है, दूसरा तत्व है भाई जो वर्णमाला है स्वर और व्यंजन से मिलकर बनी हुई है। मैंने तो यहाँ पर केवल स्वर समझाया हुआ है आपका, अभी तो व्यंजन बाकी है। तो व्यंजन का जो अगला वीडियो होगा, उनके उच्चारण स्थान और उनका जो मूल व्यंजन है और जो संयुक्त व्यंजन है, उनके उच्चारण स्थान क्या है, उनको किस श्रेणी में रखा गया है, उनके वर्ग क्या है, ठीक है, उसको हम बताएंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।